नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की चल रही थी आपकी हिंदी। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई जा रही थी आपको हिंदी। उस हिंदी में आपको बताया गया, अनुस्वार बताया गया, विसर्ग बताया गया, हलंत बताया गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उसमें भी छूटा हुआ है संयुक्त व्यंजन, अभी आपका छूटा हुआ है वो आप बता दिया जाएगा। वो भी संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्री, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। ये है। आगे मैंने आपको बताया था पिछले दिन कि अब आपको पढ़ाया जाएगा उच्चारण शिक्षण। ये है आपका उच्चारण शिक्षण। तो इसमें ये कहना चाहा है कि उच्चारण शिक्षण क्या होता है। शिक्षण का मतलब होता है सीखना। उच्चारण आपका कैसा होना चाहिए। यदि आपका उच्चारण शुद्ध है तो शिक्षण भी आपका शुद्ध होगा। यदि उच्चारण आपका शुद्ध हो रहा है तो शिक्षण भी आपका शुद्ध होगा। ये निर्धारित है, निश्चित है। इसमें यह रखने का काम किया हुआ है कि उच्चारण शिक्षण क्या है। यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाए कि उच्चारण शिक्षण किसे कहते हैं या उच्चारण शिक्षण क्या होता है, तो सामान्य सी बात है, एक बड़ा सिंपल सा उत्तर आपका होगा, एक सामान्य सा आपका उत्तर होगा जिसको आप भली भांति जानते हैं। बस इतना ही है, आप उसको यह स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हो कि इसको रखना कहाँ है, किस प्रकार, कहाँ, कौन सा, क्या रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज पढ़ाया जा रहा है उस चीज को आप जानते, आप लोग नहीं। आप लोग सारे उत्तर को जानते हो, सारे प्रश्न भी आप जानते हो। बस समस्या यही है कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ रखना है, यही आप लोग नहीं जानते हो। तो मैं आपको बताने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। यदि आपका प्रश्न आ जाता है उच्चारण शिक्षण, यदि उच्चारण शिक्षण आने का काम करता है तो पहली बात ये आपका उत्तर होगा भाषा में उच्चारण का। कहता है भाषा में उच्चारण का, भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है। विशेष महत्व होता है। देखिए, पहली बात उसने कहा यदि उच्चारण शिक्षण से आपका प्रश्न आ जाए तो पहला ही आपका उत्तर होगा कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई सी भी भाषा हो, कहता है किसी भी भाषा में उच्चारण का, कहता है दुनिया की कोई भी भाषा हो, उस भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, विशेष भूमिका अदा करने का काम करता है। उसने कह रखा हुआ है कि जो भाषा होती है उस भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, विशेष भूमिका होने का काम करता है। दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया, यदि ये नहीं आपको आता है तो, यदि ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप क्या कहिए, संस्कृत में। कहता है यह उच्चारण किसमें, कहता है विशेष रूप से यह उच्चारण जो होता है विशेष रूप से संस्कृत में। कहता है इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि शब्दों का सही उच्चारण, भाषा का सबसे सही उच्चारण आपका संस्कृत में होना चाहिए। होना तो सभी विषयों में चाहिए, लेकिन क्या रखा, विशेष रूप से भाषा का सही उच्चारण या उच्चारण का जो विशेष महत्व होता है, ये मूल रूप से संस्कृत में देखने को मिलता है। तो जो भी होता है कि संस्कृत में जो भी उच्चारण करने का काम किया जाए वह निश्चित रूप से शुद्ध होना चाहिए। और कहता है क्योंकि यह एक संश्लेषणात्मक भाषा है। कहता है क्योंकि यह संश्लेषण
ऋणात्मक भाषा है। देखिए ये कहता है यदि उच्चारण शिक्षण से आपका प्रश्न आ जाए तो पहली बात तो आपका उत्तर होगा कि भाषा में जो उच्चारण होता है उस भाषा में उच्चारण का बहुत ही विशेष महत्व होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। और विशेष रूप से किसमें? संस्कृत में। इसने क्या रखा है कि विशेष रूप से शब्दों का जो उच्चारण होता है, विशेष रूप से भाषा का जो उच्चारण होता है, ये संस्कृत में बड़ा महत्व रखता है। क्यों रखता है? उसने कह रखा है यह जो भाषा है ये संश्लेषणात्मक है, यह भाषा संश्लेषणात्मक है, ग्रहण करने की चीजें हैं। इसलिए कहता है कि संस्कृत में विशेष रूप से उच्चारण विशेष महत्व रखने का काम करता है। और कहता है इसके लिए एक बात और कहने का काम किया हुआ है। एक विद्वान है जिनका नाम है पाणिनि, एक विद्वान है जिनका नाम है पाणिनि। उन्होंने क्या कहा? उच्चारण में कहता है उच्चारण में तनिक, कहता उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर, कहता उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए एक बात और कहा, इस उच्चारण शिक्षण के लिए हमारे बड़े ही विद्वान, बड़े ही प्रतिष्ठित विद्वान जिनका नाम है पाणिनि, जो व्याकरण के बड़े ही विद्वत हैं, उन्हीं से व्याकरण की ये रचना मान सकते हैं। कहता है जो पाणिनि महोदय ने, उन्होंने क्या कहा, जिनकी रचना की ये किताब है अष्टाध्यायी, उन्होंने कहा कि उच्चारण में यदि थोड़ा सा भी दोष हो जाए तो, उन्होंने कहा उच्चारण शिक्षण के अर्थ में उन्होंने बताने का काम किया है। पाणिनि जी ने कहा कि यदि उच्चारण में तनिक सा भी यदि दोष हो जाएगा तो, कहता उच्चारण में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी दोष हुआ, थोड़ी सी भी त्रुटि हुई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अच्छे अर्थ का बुरा अर्थ हो जाने का काम करेगा, अच्छे का बुरा हो जाने का काम करेगा। इस बात को पाणिनि महोदय कहते हैं। पाणिनि महोदय ने उच्चारण के विषय में क्या कहना चाहा? उन्होंने कहा कि उच्चारण में यदि तनिक सा भी, थोड़ा सा भी यदि दोष आ जाने का काम करेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पाणिनि महोदय ने कहा यह उच्चारण शिक्षण के लिए यदि उच्चारण में थोड़ा सा भी दोष आ जाने का काम करेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये तो पाणिनि महोदय कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं एक और विद्वान है जिनका नाम है पतंजलि, एक और विद्वान है संस्कृत की पतंजलि, 1 नंबर और 2 नंबर। कहता है इन्होंने क्या कहा, पाणिनि महोदय ने तो ये कह देने का काम किया कि यदि आपके उच्चारण में थोड़ा सा भी दोष आने का काम करता है तो निश्चित है कि अर्थ का अनर्थ हो ही जाएगा। और पाणिनि महोदय ने कहने का काम किया हुआ है कि अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ, कहता अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ, अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ, इहलोक परलोक, कहता है अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ इहलोक और परलोक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। कहता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। ये देखिए दो विद्वानों ने बड़े ही स्पष्ट
बड़े ही सदे हुए लहजे में उन्होंने कहा है, दोनों विद्वान, एक पाणिनि महोदय और एक पतंजलि महोदय, तो दोनों लोगों ने क्या कहने का काम किया हुआ है? पाणिनि जी कहते हैं, पाणिनि महोदय कहते हैं कि उच्चारण में यदि थोड़ा सा भी दोष आया तो, यदि आपके उच्चारण में थोड़ा सा भी दोष उत्पन्न होने का काम करेगा तो निश्चित रूप से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पाणिनि महोदय कहते हैं। और पतंजलि महोदय ने क्या कहने का काम किया? उन्होंने कहा कि अच्छी प्रकार से प्रयोग किया हुआ शब्द, कहता है अच्छी तरह से, भली भांति, भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से प्रयोग किया हुआ शब्द इहलोक और परलोक, कहता इहलोक और परलोक में इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। यानी पतंजलि ने कहने का काम किया हुआ है कि जिन शब्दों पे अच्छी तरह से प्रयोग करने का काम किया गया है, कहता है प्रयोग किया हुआ है, वे सब इहलोक, जिस लोक में हम इहलोक, और परलोक तथा उस लोक में इच्छाओं की पूर्ति करने वाले शब्द होते हैं। यदि शब्दों का सही प्रयोग करने का काम किया गया है तो वे सब इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। तो ये रहा आपका उच्चारण शिक्षण। यदि आपका प्रश्न ऐसा आता है, उच्चारण शिक्षण से अगर प्रश्न आपका आने का काम करता है, तो आपका पहला उत्तर होगा कि भाषा में उच्चारण विशेष महत्व निभाने का काम करता है। यानी भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, पहली बात। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो इस बात को कह सकते हैं कि पाणिनि महोदय ने ये कहने का काम किया हुआ है कि उच्चारण में तनिक सा भी दोष उत्पन्न होने का काम करेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये कह सकते हैं। और कहता है अगर ये भी नहीं समझ में आता है, आप इसको भी कह सकते हैं, पतंजलि महोदय ने कहा कि अच्छी प्रकार से प्रयोग किया हुआ शब्द इहलोक और परलोक में इच्छाओं की पूर्ति को करने वाले होने का काम करते हैं। ये आपका रहा उच्चारण शिक्षण। यदि उच्चारण शिक्षण का आपका प्रश्न पूछने का काम करता है तो आपका सामान्य सा एक सदे हुए लहजे में उत्तर आपका हो सकता है, और है भी स्पष्ट रूप से यही होने का काम करेगा। और अगला है उच्चारण दोष। उच्चारण दोष, इसके पहले आपने पढ़ा उच्चारण शिक्षण को, वह था उच्चारण शिक्षण, ये किसी भी भाषा में जो उच्चारण होता है वो विशेष महत्व भूमिका निभाने का काम करता है। अब ये कहता है जो उच्चारण का दोष है, तो आपके उच्चारण करने में दोष कौन कौन से होते हैं, उस दोष के क्या कारण है, आपके उच्चारण के कौन कौन से दोष हैं। तो पहली बात उसने कह रखने का, अगर ऐसा प्रश्न आपका आता है तो अगर पूछता है उच्चारण दोष, तो आप ये कहिए वर्णों को शीघ्रता से बोल देना। वर्णों को, कहता है वर्णों को शीघ्रता से बोल देना। कहता है वर्णों का उच्चारण यदि आप जल्दी से करते हो, आप तत्काल करते हो, कहता है कहीं न कहीं दोष उत्पन्न हो जाने का काम करेगा। कहता है यदि उच्चारण दोष पूछता तो उच्चारण के दोष है, कहता है वर्णों को शीघ्रता से बोल देना। यदि आप वर्णों का उच्चारण जल्दी से कर देने का काम करो तो निश्चित रूप से वो दोष आ ही जाएगा, आपके उच्चारण में दोष आ जाने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है, और उच्चारण का क्या दोष होता है, कहता है रुक रुक कर बोलना। रुक रुक कर, कहता है रुक रुक कर बोलना, यह भी एक प्रकार का दोष है। कहता है कि आपके उच्चारण का दोष है जल्दी से बोलना, वह भी एक प्रकार का दोष है। रुक रुक कर बोलना, वह भी एक प्रकार का दोष है। कहता है दीन भाव स्वर से
बोलना, ये भी दोष। कहता है दीन भाव स्वर से बोलना, कहता है किसी भी भाषा, किसी भी वाक्य का उच्चारण आप दीनता के भाव से कर रहे हो, दीन भाव से बोलना, ये भी क्या है, उच्चारण का दोष है। कहता है अगला वाक्य कहता है वर्णों को बोलते समय, वर्णों को बोलते समय, कहता है वर्णों को बोलते समय नाक से सुर निकालना, नाक से सुर निकालना, यह भी दोष है। उसने कहा कि वर्णों का उच्चारण करते समय यदि आप नाक से सुर निकाले, आवाज निकाले, तो ये भी क्या है, प्रकार का दोष है। सब कुछ दोष में, यानी उच्चारण दोष अगर पूछता है तो रुक रुक के बोलना, शीघ्रता से बोलना, नाक से बोलना, दीन भाव से बोलना, ये सब क्या है, उच्चारण के दोष है। अगला कहता है उच्चारण अपूर्ण करना, कहता है उच्चारण अपूर्ण, उच्चारण अपूर्ण करना। अगली बात कहता है संगीतमय स्वर में बोलना, संगीतमय स्वर में, संगीतमय स्वर में बोलना, ये भी दोष है। अगला कहता है बुदबुदाकर बोलना, बुदबुदाकर बोलना, ये भी दोष है। तुतलाकर बोलना, तुतलाकर, तुतलाकर बोलना, ये भी दोष है। देखिए अब हम आपको बताएं, यदि आपका प्रश्न ऐसा पूछता है कि उच्चारण दोष के कारण, यदि प्रश्न ये पूछे तो भी यही उत्तर होगा, यदि प्रश्न पूछे उच्चारण दोष क्या है तो भी यही होगा, अगर पूछे उच्चारण दोष तो भी यही होगा, यदि पूछे उच्चारण दोष कौन कौन से हैं तो भी यही होगा। यदि इतने प्रश्नों का उत्तर एक हो सकता है, कई प्रश्नों का एक ही जवाब, यहां समझिए, कहता अगर ये प्रश्न दोष से संबंधित प्रश्न आता है तो आप यह करिएगा उच्चारण दोष से संबंध अगर देने का काम करता है, तो उच्चारण में अगर दोष पूछने का काम करता है तो आपका यही होगा कि वर्णों को शीघ्रता से बोलना, यह भी एक प्रकार का दोष है, यानी जल्दी से बोल देना, यह भी एक प्रकार का दोष, कुछ न कुछ सब उसमें छूट जाएगा। इसलिए कहता है कि वर्णों को शीघ्रता से बोल देना, यह भी एक दोष है। वर्णों को रुक रुक कर बोल, कहता है देखिए जो एक धारा है, जो बोलने का एक प्रवाह है, यदि आप उस बोलने के प्रवाह के अनुसार बोल रहे हो तब तो सही है, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि धारा प्रवाह आप नहीं बोल रहे हो, आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, तो भी उच्चारण में आपके दोष है। यदि आप रुक रुक के बोल रहे हो तब भी आपके उच्चारण में दोष है। कहता है अगर किसी वर्ण का उच्चारण, यदि वाक्यांश का उच्चारण आप दीन भाव स्वर से करते हो, एकदम लाचारी का भाव प्रस्तुत करने का काम करते हो, तो भी आपका क्या है, वह भी उच्चारण का दोष है। यदि कहता है वर्णों को बोलते समय, किसी भी वर्ण को आप बोल रहे हो और बोलते समय सारे के सारे सुर आप नाक से निकालना शुरू कर दोगे तो भी आपका दोष होगा। आगे कहता है उच्चारण अपूर्ण करना, यानी वाक्यों का पूरा उच्चारण आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा ही उच्चारण कर रहे हो, इसलिए कहता है जो उच्चारण है वह अपूर्ण होने का काम कर रहा है, यह भी आपका दोष होगा। कहता है किसी स्वर को, किसी वर्ण को स्वर में बोलना, जैसे लगता है कि किसी बात को गा के कहना, आप जो बता रहे हो अगर गाने का समय है तब तो आपका उच्चारण सही होगा, लेकिन यदि समय नहीं है वहां पे और उस तरह की क्रिया को करोगे भी उसमें तो दोष होगा। उसने कह रखा है कि संगीत में स्वर में बोलना, यदि आप किसी बात को संगीत स्वर में बोलने का काम करते हो तो भी आपका क्या है, दोष है। कहता है शब्दों को बुदबुदा के बोलना,
लोग कहते हैं ना कि का फुसफुसात है, ये कहने का मतलब है यदि शब्दों को बुदबुदा के बोलने का काम किया जा रहा है तो शब्द का स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है तो जानिए ये उच्चारण का क्या है, दोष है। अगला कहता है तुतला कर बोलना, हकला कर बोलना। यदि आप तुतला के वर्णों का उच्चारण कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपके अंदर क्या है, उच्चारण दोष है। यदि आप हकला के बोल रहे हो तो भी आपके अंदर क्या है, उच्चारण का दोष है। तो मित्रों ये आपका रहा उच्चारण, ये है उच्चारण के दोष। तो आपने उच्चारण के शिक्षण पढ़े, उच्चारण के दोष पढ़े। अब अगली चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अब आप पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ लिया उच्चारण शिक्षण, उच्चारण शिक्षण के या उच्चारण के दोष। अब पढ़िए उच्चारण के मुख्य तत्व। उच्चारण की मुख्य तत्व कहता है कि उच्चारण का जो मुख्य तत्व होता है क्या क्या है। तो उसके कहने का ये मतलब कहना, पूछना आपसे ये चाहता है ना कि हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं उनका मुख्य तत्व कौन कौन चीजें हैं, वह क्या होने का काम करता। तो पहली बात उसने बताया, पहली चीज बताता है कि ध्वनि व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था पहली बात कहता है। उच्चारण के अगर मुख्य तत्व में पूछे तो पहला तत्व है कि ध्वनि की व्यवस्था या ध्वनि व्यवस्था। दूसरी बात कहता है बल, कहता है दूसरा चीज क्या है, बल है। तीसरा कहता है लय है। चौथा कहता है स्वराघात होता है। पांचवा कहता है गति होता है। और छठा कहता है विराम होता है। ये कहता है, अगर पूछे आपसे पूछते उच्चारण के, ये उच्चारण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, यही प्रश्न आपसे पूछेगा, उच्चारण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो कहता है उच्चारण के मुख्य तत्व कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर संख्या नहीं पूछता है तो ऐसे आप लिख देंगे कि ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम। ये कहता है ये उच्चारण के मुख्य तत्व। हाँ, एक बात अगर आपसे वो ये पूछ दे, यदि मुख्य तत्व न पूछ के तत्व में से किसी एक को दे दे, अगर पूछ दे कि विराम क्या है, तो विराम का मतलब होता है पढ़ते समय उस वाक्यांश में जगह जगह रुकने की क्रिया को, जो रुकते हैं हम लोग थोड़ा सा, उसको ज्यादा हो, थोड़ा हो, अल्प, कुछ भी हो, कहता है रुकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। रुकने की क्रिया को विराम कहते हैं। यहां पे कहता है गति, और एक धारा प्रवाह पढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गति कहने का काम करते हैं। कहता है स्वराघात, कहता है जिस वर्ण पे ज्यादा जोर देकर के पढ़ने का काम किया जाए, जिससे आघात होने का काम करने का काम किया जाए, उसे कहते हैं स्वराघात। और कहता है लय क्या होता है कि प्रवाहपूर्ण जो उच्चारण होता है, यानी कि निश्चित प्रवाह के साथ उच्चारण करने का काम किया जाता है, उसे कहते हैं लय। यदि किसी वर्ण के ऊपर बल दे दिया जाए उसको कहते हैं बल। अच्छा, अगला कहता है कि ध्वनि व्यवस्था क्या है, कहता है शुद्ध उच्चारण के लिए ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान। इसने कहा ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान। ये देखिए, आपसे अगर पूछ दे उच्चारण के तत्व, अगर आपसे पूछे उच्चारण के तत्व, तो उच्चारण के तत्व में है आपका ध्वनि व्यवस्था है, बल है, लय है, स्वराघात है, गति है और विराम है। कहता है यदि आपसे ये मुख्य तत्व न पूछ करके इन तत्वों में से किसी एक को अगर पूछ देने का काम करे, वो
अगर आपसे पूछ दे ध्वनि व्यवस्था क्या है तो समझ लेना कि ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान ही क्या कहलाता है, ध्वनि व्यवस्था कही जाती है, या ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान या शुद्ध उच्चारण क्या कहलाता है, ध्वनि व्यवस्था। यानी ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान या ध्वनियों का उच्चारण ध्वनि व्यवस्था कही जाती है। कहता है बल, कहता है उच्चारण करते समय समुचित किसी वर्ण पे जब जोर दिया जाए उसको कहा जाता है बल, जिस पे जोर पड़ता है। कहता है लय, एक लय को पढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। स्वराघात, कहता हूं स्वर में जब जिसके ऊपर आघात होने का काम करता है उसे हम कहते हैं स्वराघात। या कहता है जो आरोह अवरोह होता है, देखो स्वराघात का मतलब यह है ना कि चढ़ाव और उतार, आरोह और अवरोह को हम क्या कहते हैं, स्वराघात कहते हैं। कहता है किस स्वर पे कितना हमको जब जोर देना है, कितना चढ़ना है, कितना उतरना है, इसको कहता है स्वराघात। गति क्या है, यानी निश्चित रूप से पहले क्रिया को गति कहते हैं और रुकने को विराम। देखो यहां तो ये कहा, व्याकरण में ये कह रखा है, लेकिन ऐसे साहित्य में क्या कहता है, यति और गति, रुकने को यति और पढ़ने चलने को गति, ऐसा कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा उच्चारण के मुख्य तत्व। अब इतने ये जो भी आपको वीडियो देने का काम किया गया ये रहा। अब अगली वीडियो में आपको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे अशुद्ध उच्चारण के कारण। यदि आपका प्रश्न ऐसा आता है, यदि आपका प्रश्न हो सकता है यही दे दिया अगर वो कि अशुद्ध उच्चारण की कारण, कहता है ये जो अशुद्ध उच्चारण का कारण, कहता है ये जो लोगों से अशुद्ध उच्चारण होता है, जो लोग अशुद्ध उच्चारण करने का काम करते हैं, तो इसके क्या कारण है। इसके देखिए बहुत से कारण है। क्षेत्रीयता का भी असर होता है, शरीर अवयव का भी असर होता है, या गलत कहीं से अधिगम कर लेने का काम किए, गलत कहीं से अर्जन कर लेने का काम किए, तो तमाम प्रकार की समस्याएं। कहता है अशुद्ध उच्चारण के तमाम कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ कारणों को। कहता है ऐसा पूछ दे, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर होगा यदि शिक्षण अशुद्ध होगा। कहता है यदि शिक्षण अशुद्ध होगा, यदि शिक्षण अशुद्ध होगा, यदि उच्चारण नहीं, यदि उच्चारण, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो बालक निश्चित रूप से, तो कहता है तो बालक निश्चित रूप से अशुद्ध उच्चारण करेगा। ये कहता है देखिए, यदि शिक्षण उच्चारण अशुद्ध होगा, यदि शिक्षण का जो उच्चारण है, जो पढ़ाने का उच्चारण है, पढ़ाते समय यदि उच्चारण अशुद्ध किया जा रहा है, तो जो बच्चा सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, तो आपके उच्चारण को ही तो सुन रहा है वो। आप जिस उच्चारण को कर रहे हो, आप जिस उच्चारण को कर रहे हो, आपका भी उच्चारण अशुद्ध है, तो निश्चित रूप से बालक उसी चीज को सीख रहा है, अशुद्ध चीजों को तो सीखने का काम करता है। इसलिए कहता है यदि बालक अशुद्ध उच्चारण सुनेगा तो निश्चित रूप से अशुद्ध उच्चारण करने का काम वो करेगा। कहता है दूसरी बात, कहता है कि बालक क्या करता है, बालक अनुकरण करता है, बालक अनुकरण करता है, यानी बालक आपका क्या करता है, नकल करता है। आप एक अध्यापक हो और आप पढ़ा रहे हो, यदि आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपका अनुकरण, आपका नकल बालक भी कर रहा है, तो बालक भी क्या करेगा, वह भी अशुद्ध उच्चारण करना शुरू कर देगा। एक कारण तो उसका ये भी है। अगला कारण बताता है अशुद्ध उच्चारण सीख जाते हैं। कहता है बालक अशुद्ध
उच्चारण सीख जाते हैं। कहता है कि बालक सुनते सुनते अशुद्ध उच्चारणों को वह क्या करता है, सीख जाने का काम करता है। और देखिए, और उसका मुख्य कारण क्या है, यहां लिख लीजिए एक अशुद्ध उच्चारण के और कौन कौन से कारण है। और कारण है क्षेत्रीय भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं की कारण। देखिए, और अशुद्ध उच्चारण अगर बच्चा कर रहा है, यदि बच्चा और भी अगर गलत करने का काम कर रहा है, यदि बालक अशुद्ध उच्चारण करने का काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं क्षेत्रीयता का असर है, यानी उस बालक के ऊपर क्षेत्रीय भाषा का असर होने का काम किया हुआ है। तो इन सब कारणों से ये बच्चों के अशुद्ध उच्चारण होने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। आप इस वीडियो को अपने सारे मित्रों तक पहुंचा दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएं।